नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, नवरात्रि चल रहे हैं और इसी नवरात्रों के बीच आपसे ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो है हेमलता बहन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित कर दिया है और उम्र के इस पड़ाव में भी वो समाज के कल्याणकारी कामों में लगी हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं और लेते हैं प्रेरणा कि किस तरह से वो मजबूत बनी हैं और उसी तरह से हम उत्तराखंड की नारियों को भी, महिलाओं को भी इसी तरह से मजबूत बनना है और आने वाली जो युवा नारी हैं, जो बेटियां हैं हमारी, उनको किस तरह से मजबूत रखना है, उनके किस तरह से स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनको मजबूत बनाना है। स्वागत है आपका हेमलता बहन इस हमारे उत्तराखंड टाइम्स के इस सीरीज में। यहाँ पे जैसे दुर्गा का आज नौ दुर्गा की पूजा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मेन है इसमें कि महिलाओं को प्रेरणा मिले, कैसे वो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद रेखा जी। आप इस समय पर यहाँ पर आई हैं और आपने कोशिश कर रही हैं, तो हमारे उत्तराखंड तो देवभूमि है, सो इस शक्ति भूमि भी है, तो ऐसे में मैं स्वागत करती हूँ आपका। जैसे कि बहुत से आपने सामाजिक कार्य किए हैं, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ से लगा आपको कि आपको अपना ये पूरा जीवन इस समाज को ही समर्पित करना है? बहुत ऐसी बात तो मैं नहीं कहूँगी। जीवन में कुछ लक्ष्य बन जाते हैं, परिस्थितियाँ बना देती हैं आपके लिए लक्ष्य, और उन लक्ष्यों को पार करना शक्ति का काम होता है। सो जितनी भी हम लोग जीवन में काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से समाज कल्याण के और ख़ुद को भी मजबूत बनाने के, तो ऐसे में मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत इसी प्रकार से हुई, और ईश्वर की असीम कृपा होने की वजह से और सभी साथियों का सहयोग होने की वजह से आज हम लोग नंदा तू राजी खुशी रैया एक अभियान टीबी से मुक्ति की ओर में आपके साथ बड़े गर्व के साथ बात कर पा रहे हैं। जैसे कि इस अभियान में टीबी के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए आप अच्छा आपने काम किया है, तो किस स्तर पे ये काम हो रहा है और कैसा इनको, जैसे जो रोगी हैं, कितना फायदा उनको मिल पा रहा है? पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि भगवती का नाम आपने शुरुआत में ही लिया, मैं जिस गांव से आती हूँ, ऊखीमठ के रांसी गांव से, वहाँ पर माँ रासमाई का मंदिर है, और कहा जाता है कि एक युग में राजा सूर्य को शायद या चंद्रमा, तो कुछ अच्छा मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, शायद चंद्रमा को क्षय रोग हुआ था, यानी टीबी रोग हुआ था एक युग में, और माँ रासमाई ने उसको टीबी से, क्षय रोग से मुक्त किया था। तो कभी मुझे यही लगता है कि एक आदेश है माँ भगवती का, जिसको हम कर रहे हैं निमित्त, उनके निमित्त मान के। जहाँ तक अगर हम टीबी रोगी की बात करें, क्योंकि दुनिया में बेटियों से बड़ा कौन है, दुनिया में बेटियों से बढ़कर कौन है, वो पूरी दुनिया है आपकी। लेकिन दुख की बात है, उसी दुनिया के लिए जब वो रोग में होती है तब हम सब उसको दुत्कार करते हैं, जब वो कष्ट में होती है तब हम दुत्कार करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार का रोग हो, टीबी भी उनमें से एक है। एक स्टिग्मा है, एक भेदभाव है, जो हमारी बेटियां हों चाहे बेटे हों, इस रोग में जिनके साथ भेदभाव होता है, उनको हमें स्पेशली उस वक्त उसको हमें बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत देने की होती है। जबकि हम क्या करते हैं, हम हिकारत करते हैं, हम दूरी बरतते हैं, भेदभाव करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके ये नवरात्रे आते हैं, तो हम ढूंढ ढूंढ के वो बच्चियों को लाते हैं और उनके पैर छूते हैं, उनको उपहार देते हैं। मैं तो कह रही हूँ
वो हमेशा ही भगवती है, वो हमेशा ही पूजनीय है। बस आपका हृदय होना चाहिए, आपका सेवा भाव होना चाहिए। यदि वो बीमार है तो उसको सेवा दें, उसको पोषाहार दें, उसको स्वस्थ रखने के तरीकों में उसका इजाफा करें, उसके लिए अच्छा परिवेश घर में लाएं, अच्छा माहौल क्रिएट करें, उसकी काउंसलिंग करवाएं, उसको नियमित दवाई दें। आजकल तो इतना निःशुल्क दवाइयाँ भी मिल रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम बेटियों पर बड़ा एक, बेटियों पर नहीं, आने वाले अपनी पीढ़ी पर हम एक अच्छा उपकार करेंगे। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि नंदा तू राजी खुशी रहे हैं, एक अभियान टीबी से मुक्ति की ओर, हम 3-4 तरह से इसमें काम कर रहे हैं। पहला काम है जो दवाई चल रही है, निःशुल्क दवाई मिलनी चाहिए जो हमारी सरकारी अस्पताल से मिलती है। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आपस में एक ब्रिज का काम हम लोग करते हैं। दूसरी बात है कि पोषाहार, क्योंकि जो दवाई के साइड इफ़ेक्ट हैं इसको कौन देखेगा? ये जिम्मेदारी है हमारी, ये समाज की, ये सरकार की, कि वो पोषाहार उपलब्ध कराएं और उनके लिए ऐसा परिवेश उपलब्ध कराएं। तीसरी बात, उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है, उनको समझाएं, पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़रूरी है। हमारी अभी भी बहुत पीढ़ियों से ये बात आती है, पता नहीं कौन से जन्मों का फल। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुपोषण है, संक्रमण है, इनसे बचाइए बच्चों को। ये चाइनीज़ फूड, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल बंद करिए और एक सुंदर परिवेश दीजिए अपनी बच्चियों के लिए। आप देखिएगा जब मेरे आंगन में 600-700 बच्चियाँ खेल सकती हैं तो आपके तो विस्तार है ऊंचा। जैसे कि आपने पोषाहार चार्ट बनाया है, तो जी। क्या है इसमें, किस तरह से पोषाहार दिया जाना चाहिए टीबी के जो रोगी हैं उनको? टीबी के रोगियों को प्रोटीन डाइट मिलनी चाहिए। जब हमने शुरू किया ये कार्यक्रम तो हमने 7 दिन का मेन्यू तैयार किया प्रोटीन डाइट का। सोमवार क्या लेंगे, मंगल क्या लेंगे, बुध क्या लेंगे, बृहस्पति, इस तरीके से पूरा हमने खाने का तैयार किया है। और क्योंकि मेरा विश्वास था कि बच्चे के पेट में जाना चाहिए। कोरोना काल आया और हमारी ये भाव भी ध्वस्त हो गया। फिर ये हुआ कि हम हर सप्ताह दें, फिर हमने हर सप्ताह देना पोषाहार शुरू किया, कच्चा पोषाहार देना शुरू किया, उसको बनाने का तरीका बताया और उस तरीके से पेरेंट्स को भी सामने लाए। और धीरे धीरे हर महीने अब हम बच्चों को, ख़ास तौर से 6 से 22 साल तक की बेटियों को हम लोग पोषाहार देते हैं। प्रोटीन डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा आप, दूध का ध्यान रखिएगा बच्चे के साथ में। न्यूट्रीनिगेट आपका है, बहुत महंगी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। दालें नियमित खाएं बच्चे, सब्जियां ज़रूर लें, इस तरीके से आप खाना उनको दें। अंडे, अगर आप मांसाहारी हैं अंडे ले सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं, सूप वगैरह बना के दे सकते हैं। बुखार रहता है इस बीमारी में, थोड़ा चटनी बना के उनको दें। मतलब आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप बहुत कुछ। मूंगफली का समय आ चुका है, मूंगफली भून के दे सकते हैं, मूंगफली की चटनी बना के दे सकते हैं। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, पर आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आपको जब पोषाहार मिल ही रहा, अब तो भारत सरकार भी कह रही है, तो ये भी बहुत एक बड़े धन्यवाद की बात है भारत सरकार के लिए कि उन्होंने इस चीज़ को उठाया और अब ये तय किया कि हमारे जो भी प्रतिनिधि जन होंगे वो हमारे टीबी रोगी को गोद लेंगे और वो पोषाहार उपलब्ध कराएंगे और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने टीबी मुक्त भारत के रूप में हमारे सामने होगा। जैसे कि ये तो हो गए टीबी के रोगियों की बात, और अब आती है जैसे कि महिलाओं के स्वास्थ्य की बात। जैसे कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, अपने जो मंथली जो सर्कल आता है उसमें काफ़ी परेशान रहती है, अपसेट रहती है, तो किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए, किस तरह का उनका डाइट हो जो आगे उनको हेल्प करे? दरअसल होता ये है कि बच्चियां जिस उम्र में माहवारी से गुजर रही होती हैं, कितने कम पेरेंट्स, कितनी कम माएँ ऐसी होंगी जो एक दोस्त के रूप में अपनी बेटी को ये समझा रही होती है कि बेटा पैड कैसे लगेगा, बेटा ये होता है, अगर आपको पेन हो रहा है तो मैं क्या करूं, कैसे मैं डॉक्टर से काउंसलिंग करवा लूं, किसी लेडी डॉक्टर से मुलाकात करवा दें, या आपको उस समय खाने में किस तरह की मैं डाइट दूं ताकि आपको आसान हो जाए उस दर्द को, उस पीड़ा को सहना। क्योंकि बहुत सारे बच्चियों को दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम बुद्धि, मतलब जो हमारे साथ लड़कियां क्या होती हैं, उसी दौरान जो उनके सर की लड़कियां होती हैं उन्हीं से ही जानकारी लेती हैं। अगर कोई मिल गई तो ज़्यादा से ज़्यादा भाभी, चाची, उनसे बात कर ली, उनसे उस तरीके से। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा आंगनवाड़ी में और दूसरे सेंटर में, या जैसे हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ खुल के इस पर बात करते हैं
और इसमें काउंसलिंग भी करते हैं कि क्या आपको इस वक्त अपना ध्यान रखना है, कैसे आपको पैड लेना है। आजकल सस्ती चीज़ें भी पैड भी आ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं पुराना कपड़ा यूज़ नहीं करना है। तमाम ऐसी बीमारियों से खुद को बचाना है। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपको खाना अच्छा मिलना चाहिए, दूध मिलना चाहिए। फिर से मैं याद दिलाऊंगी, चाइनीज़ फूड को आप विदा करिए, इसको, ये आपके किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, आपको बहुत शौक होता है ना बच्चों कि आप हीरोइन बनो, लेकिन हीरोइन बनो, मल्लेश्वरी बनो, आप खिलाड़ी बनो। हीरोइन, ये ऐसी हीरोइन का क्या करोगे जिसके साथ 4 आदमी को चलना पड़ता है। हमें तो किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना हम किसी को ले जाते हैं। हमें जहाँ जिसको जो बोलना होता है तरीके से बोल देते हैं। इतने स्ट्रांग होने चाहिए आप, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, कि आप अपना डिसीजन अपने तरीके से कर सकें। तब तो मैं आपको हीरो मानती हूँ। हमारा जो टीवी चैंपियन होती है ना, जो टीवी से मुक्त हो गए और आगे वो बच्चियों के साथ काम कर रही हैं, वॉलेंटियर, उनसे मिलें आप, उनसे बात करें आप। उनकी मेंटल लेवल किस तरह की होती है, वो पढ़ती हैं, वो लिखती हैं, वो तमाम चीज़ों में उनको अगर डांस का शौक है डांस भी करती हैं। लेकिन बात यही है कि हीरो होने के लिए आपको अपना शरीर से नहीं खेलना है। हीरो होने के लिए आपको स्ट्रांग होना है, अपने वेट को गेन करना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है। आप स्वस्थ रहेंगी तो आप अच्छी रहेंगी, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आने वाली पीढ़ी अच्छी रहेगी। जैसे कि आज की महिलाएं हैं और जैसे कम उम्र की जो लड़कियां हैं, तो एक ट्रेंड सा बना हुआ है रील बनाने का, डांस करने का, अपने आप को शो अप करने का। तो कहाँ तक आप इसको सही मानती हैं, और इसके यदि नहीं मानते या इस तरह से क्या आप मैसेज दोगे आज की युवा पीढ़ी जो महिलाएं हैं? भाई, जहाँ तक ये जो समय चल रहा है, ये पूरी दुनिया जो आपने उठा के सबके हाथ में दे दी है, तो इस दुनिया को मैनेज करना हमें आना चाहिए। पहली बात, खास तौर से लड़कियों लड़कों दोनों को, नई पीढ़ी को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रील की जहाँ तक बात है, तो आप अपने को अगर ऐसा पाती हैं कि आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप बहुत अच्छी डांसर हैं, आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, आप बहुत अच्छा लिख सकती हैं, या बहुत कुछ भी आपके अंदर हुनर है, तो उस हुनर को अपने एक ग्रुप के साथ में साझा करिए ना उसको, क्योंकि आप ही के होने से तो नहीं होने वाला है। बहुत सारे साथी सीखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे। रील बनाने की जहाँ तक बात है, देखिए, अपने को बहुत ऐसा हवा में दिखाना कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ लिख के आप स्ट्रांग बन जाइए, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, अपने हाथ से थोड़ा दूसरे के लिए भी मदद करना सीख लीजिए। इससे बड़ी रील ज़िंदगी में कोई नहीं होने वाली है। इस रील से बेहतर आपकी ज़िंदगी में कोई रील नहीं होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। जैसे कि उत्तराखंड में एक बड़ा केस चल रहा है अंकिता हत्याकांड का, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देंगी ऐसे माता पिताओं को या इस समाज को, हमारी जो आ रही जो बेटियां हैं जो आगे बढ़ के आ रही हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए? ये हमारा एक लचर कानून है जो बड़ी आसानी से दुर्जनों को छोड़ देता है, जो सभी के लिए, अंकिता की ही बात नहीं, सभी के लिए मैं समझती हूँ। उससे पहले जैसे प्रियंका के बारे में बात आ रही है या दूसरी ऐसी स्त्रियों के बारे में बात आ रही है, वो एक बहुत खतरनाक स्थिति है जो हमारी बेटियों के लिए, समाज के लिए एक धब्बा है। जो इस तरह के लोगों का हमारे राज्य में, हमारे देश में इस तरह की घटनाओं का होना एक धब्बा है। लेकिन मैं पुनः याद दिलाऊं कि स्त्रियां हैं, शक्ति हैं। आप जिस दिन अपने वजूद के साथ रहेंगी, जिस दिन आप अपने वजूद के साथ समझौता नहीं करेंगी, जिस दिन आप इनके मुंह पर तमाचे के रूप में सामने पड़ेंगी, तो उस दिन ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यदि हो सका तो आप इन चीज़ों से बचें। कि देखिए, स्त्री को, लड़कियों को एक बड़ी शक्ति मिली है जो महसूस कर लेती है। आप कहीं काम कर रही हैं, आप बिल्कुल स्ट्रांग से अपने बारे में अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली को बताएं। आप ये बताएं कौन लोग वहाँ पर रहते हैं, उसकी पूरी वीडियोग्राफी जब वो कर सकते हैं तो आप भी करें ना, आप जहाँ पर काम कर रही हैं। और आपको जरा भी संदेह होता है तो आप स्वतः ही वहाँ से बाहर निकलें उन चीज़ों से, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे हॉस्टल की बात हो,
चाहे वो रिसोर्ट की बात हो, चाहे वो कहीं किसी स्कूल कॉलेज या कहीं भी किसी तरह की ऐसे माहौल की बात लगे, तो प्लीज़ आप अपने को अलर्ट रखिए। आज मोबाइल आपके हाथ में, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आप बता सकती हैं, अपने लोगों को बता सकती हैं, आप जागरूक रह सकती हैं, आप खुद को। पर पहली सीढ़ी आपकी स्ट्रांगनेस, आपकी मजबूती पावर होता है, जहाँ पर मैं समझती हूँ अंकिता के लिए मैं थैंक्स भी करूँगी, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो अपने वजूद को रखते हुए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर गईं, लेकिन किसी के सामने हार नहीं मानी, ऐसे राक्षसों के सामने घुटने नहीं टेके, और ऐसे राक्षसों को तो वास्तव में फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। हेमलता बहन, आप हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति की जो वेशभूषा है उससे भी आपकी एक पहचान है, क्या कहते हैं आप उसके बारे में? बिल्कुल, जो हमारी वेशभूषा है वो हमारे पूर्वजों की एक खूबसूरत नियामत है। ये वो चीज़ है, ये वो हमारी संस्कृति है जिसने हमारे यहाँ की सभ्यता से लोगों को, दुनिया को देवभूमि के नाम से रूबरू कराया। कितना अनुशासन है, कितना तरीके से हमें उसको पहनना, उसके साथ में व्यवहार करना, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह हमें अपना व्यवहार, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ये सब हमें हमारी संस्कृति ने सिखाया। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, जो उत्तराखंड को देवभूमि मानते हैं, जो उत्तराखंड में रहते हैं, उनको सबको एक दूसरे का सम्मान करना अवश्य आना चाहिए। हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग आते हैं, वो यहाँ पर दर्शन पाते हैं और सम्मान पूर्वक अपने घर जाते हैं। तो हमारे यहाँ से वो संस्कृति के साथ क्या कुछ नहीं लेके जाते, यहाँ की सुंदर पवित्र आबो हवा लेके जाते हैं, यहाँ की यादें, सुंदर स्मृतियाँ लेके जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सुंदर व्यवहार और हमारा अनुशासन भी वो अपने साथ लेके जाते हैं, जो पहाड़ ने हमें बहुत ही कठोरता से जीना सिखाया है। हमारे उत्तराखंड को कितनी ताकत, कितनी शक्ति देती है हमारी वेशभूषा, हमारी बोली, हमारी भाषा? इसके बिना तो हमारी पहचान ही नहीं है। हम पहाड़ से हैं तो बहुत सारे तो चेहरों पर लिखा होता है हम पहाड़ से हैं, लेकिन बहुत सारे हमारी वेशभूषा, हमारी बोलचाल, हमारे गीत, हमारी कहानियाँ, हमारा भोजन, हमारा आहार व्यवहार जिसे कहते हैं, ये सभी हमारी उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण पहचान है। और उससे बढ़कर हिमालय में रहने वाले पर्वतवासियों का जीवन शैली, पर्वतवासियों की जीवन शैली, कितने कठोर श्रम के बावजूद, कितने अल्प पैसे के बावजूद वो जीवन को कितनी शिद्दत के साथ जीते हैं, ये तो एक पर्वतीय वासी ही इसको महसूस कर सकता है। दूर से देखने वाला तो देख भर सकता है, और वो हमें सिखाता है हमारा पहाड़ और हमारा उत्तराखंड। आज की युवा पीढ़ी जो मुंबई और विदेश में जाके बसना चाहती है, शहरों में जाके बसना चाहती है, कितना स्कोप है उनके लिए अपने पहाड़ों में, अपने कल्चर में, कि वहाँ पे भी वो अपना करियर बना सके? कैरियर की बात करेंगे तो इस पर मैं समझती हूँ कि वो उसको करने वाले पर निर्भर करता है। मैं बहुत छोटा सा काम कर रही हूँ, अपनी ड्रेसअप को लेके, अपनी बोली भाषा को लेके, अगर मुझे कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे मुझे उसके रंगों को सामने लाना है, कैसे मुझे कौन सा गीत किस मौसम का किस समय पर गाना है, किस समय पर मुझे कौन सी बात रखनी है, क्या आजकल मौसम चल रहा है, उस मौसम में क्या क्या घट रहा है, क्या खेती बाड़ी हो रही है, यदि मैं उसको बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करूं तो दुनिया के किसी भी कोने में मैं हूं तो वो स्पष्ट झलकता है कि हाँ उत्तराखंड है। रही बात बाहर जाने की, तो हमारी युवा साथी हैं, अपने भाई बहन हैं, बाहर पूरी दुनिया घूमें, लेकिन उत्तराखंड का जो संस्कृति है, उत्तराखंड का जो भाल है, उसको हमेशा ऊंचा रखते हुए, उसकी हमेशा श्रेष्ठता को बरकरार रखते हुए हम जहाँ भी रहें, जिस जगह पर भी काम करें, अपनी निष्ठा और ईमानदारी से, वो पहाड़ की एक झलक होता है, वही झलक हमें पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रखता है। यहाँ पे माता शक्ति के साथ भैरव की भी पूजा की जाती है, तो कितना रोल बनता है अपनी बहनों को,
आगे बढ़ाने के लिए भाइयों का, पुरुषों का कितना रोल है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, और क्या होना चाहिए? महिलाओं को जो भी आज आगे निकली है ना, तो भैरव बाबा की कृपा है। कहीं पिता बहुत अच्छे हैं, कहीं भाई बहुत अच्छे हैं, कहीं गुरु जी बहुत अच्छे रहे, कहीं हमारे भाई बहन मित्रगण वो बहुत अच्छे रहे। यानी हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो सहयोग हमारा हमेशा बना रहना चाहिए। मैं तो आह्वान करूंगी उत्तराखंड की सभी भाई बंधुओं से, अपनी बहनों से, कि हम सब मिलकर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जो हमारी भूमिकाएं हैं, जो सम्मान है, वो हमें एक दूसरे के लिए हमेशा बना के रखना चाहिए। हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि हम दुनिया के किसी यूरोप में भी अगर हैं तो हम अपनी छवि को लेके सामने खड़े हों, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ऐसा मैं कल्पना भी करती हूँ कि अभी तक जो उत्तराखंड की भूमिका रही है अपने भाई बंधु की, वो इसी प्रकार से रही है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, सहयोग करें, और हम किसी कोने में रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, और हम अपने पहाड़ को अपने साथ रखते हुए, उसको, उसकी संस्कृति को साथ लेते हुए, अपनी माँ बहनों की रिस्पेक्ट करते हुए, अपने भाई बंधुओं की रिस्पेक्ट करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही सबसे बड़ी श्रेष्ठ मानव गुण होगा हमारा। महिलाओं के वजूद को लेके आज की जो महिलाएं हैं वो कैसे अपने वजूद को कायम रखें कि वो आगे बढ़ सके, कि कुछ गलत भी ना हो उनके साथ और वो आगे भी बढ़ जाएं और समाज में उनका नाम भी हो? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न आपने किया है, और ये मुश्किल इसलिए है कि हम क्या करते हैं कि बहुत छोटे स्वार्थों में आकर हम सोचते हैं कि शायद मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं आगे बढ़ गई, उसके सिर के ऊपर पैर रखकर मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक है। आज नहीं तो कल आपकी बारी आने ही वाली है। कोशिश करिए, आप एक शक्ति हैं, आप में वो संपूर्ण शक्ति है। आप, हो सकता है पैसा कम हो सकता है वैभव कम हो सकता है आप में दूसरी चीज़ों की कमी हो, लेकिन आप अपने वजूद, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए, जैसे कि हमारी पहाड़ की नारियों का एक माहौल रहा है हमेशा से, कितनी सशक्त होती हैं वो, इतने अभावों में, इतनी आपदाओं में, वो हमें सीखना चाहिए उन महिलाओं से, उन परिस्थितियों से। तो हमें शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, और ना ही हमें ये देखना है कि अगर मैं थोड़ा सा अच्छा कर रही हूँ तो दूसरे के लिए बुरा कर जाऊँ। नहीं, अगर आप दूसरे के लिए अच्छा कर रही हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा करेगा। और अपने इस जो शॉर्टकट का आपका एक रास्ता होता है जीवन में, किसी जगह, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे राजनीति में हैं, चाहे आप फिल्म लाइन, किसी लाइन में भी हैं, चाहे आप शिक्षा में हैं, आप अपने अस्तित्व के साथ बिल्कुल अपने स्वाभिमान के साथ रहेंगी तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है कि आपके वजूद को नकार दे और आप पर कोई हाथ डाल सके। ये थी हमारे साथ हेमलता बहन, जिन्होंने उत्तराखंड में अपनी एक पहचान बनाई है, और यही आज की हमारी शक्ति हैं, और इनसे ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आपको भी सीखने को मिला है कि एक नारी को किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से अपने वजूद को उनको बनाए रखना चाहिए। इसी तरह से देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स, और आपको इस तरह के वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे इस चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। नमस्कार।